जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, आज के इस शॉर्ट क्रिस्प और एग्जाम फोकस्ड वीडियो में हम समझेंगे इंडिया और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा रिलेशनशिप एकदम आसान लैंग्वेज में, सुपर सिंपल, फुली करेक्टेड, बिना किसी रॉकेट साइंस के। ये टॉपिक ईपीएफओ, ईपीएफसी, यूपीएससी में हर एग्जाम में फेवरेट है, पूछा जाता है रिपीट कर कर। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना, वीडियो को अंत तक देखना, देन कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इंडियाज की मेंबरशिप से और उसका रोल आईएलओ में। तो सबसे पहले बात, इंडिया का आईएलओ से रिश्ता बहुत पुराना है। इंडिया का आईएलओ से रिश्ता बहुत पुराना है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएलओ। मतलब जब आईएलओ 1919 में बना था, इंडिया उसी दिन से आईएलओ का मेंबर था। दैट्स व्हाई वी कॉल इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएलओ। फिर फिर इंडिया परमानेंट मेंबर बन गया आईएलओ गवर्निंग बॉडी का 1922 में। फिर 1922 में इंडिया आईएलओ गवर्निंग बॉडी का मेंबर बन गया। तो भैया, ये गवर्निंग बॉडी क्या होता है? नाम तो बहुत बार सुना है, लेकिन कभी सोचा नहीं कि गवर्निंग बॉडी होता क्या है। शायद गवर्न करता होगा कुछ। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। बेसिकली आईएलओ की जो डिसीजन मेकिंग काउंसिल है ना, आईएलओ की जो डिसीजन मेकिंग काउंसिल है, जहाँ पे बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजन लेते लिए जाते हैं, वहीं उसी को बोलते हैं बेसिकली गवर्निंग बॉडी ऑफ आईएलओ। जहाँ पे बड़े बड़े डिसीजन जहाँ भी लिए जाएंगे, वो गवर्निंग बॉडी होती है। ठीक है। और इंडिया में पहला आईएलओ ऑफिस कब खुला, ये बताता हूँ पहले। इंडिया में पहला आईएलओ ऑफिस खुला 1928 में। ये देखो, स्क्रीन पे देखो तुम अपने। फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएलओ था इंडिया सिंस 1919, परमानेंट मेंबर ऑफ आईएलओ गवर्निंग बॉडी सिंस 1922, फर्स्ट आईएलओ ऑफिस इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1928। तो इसका मतलब आईएलओ का इंडिया की लेबर सिचुएशन हमेशा इम्पोर्टेंट रही है। इसका मतलब आईएलओ को इंडिया की लेबर सिचुएशन हमेशा इम्पोर्टेंट लगी है। दोस्तों, अब आते हैं इंडिया के की कमिटमेंट टू आईएलओ। दोस्तों, आईएलओ आईएलओ का मेंबर होने के नाते इंडिया कुछ कमिटमेंट्स को फॉलो करता है। पहला, एडहेरेंस टू आईएलओ कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल वर्ड में, इंडिया आईएलओ के रूल्स को फॉलो करता है। दूसरा दूसरा कमिटमेंट है इंडिया का आईएलओ के प्रति, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क। तो दोस्तों, इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि वर्कर के साथ फेयरनेस होगा, नो एक्सप्लॉयटेशन, इक्वल ट्रीटमेंट, सेफ वर्क प्लेस, मिनिमम वेजेस, डिग्निटी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन, और सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, नो मैटर व्हाट। तो ये है एक मोरल और इंटरनेशनल कमिटमेंट इंडिया का अपने वर्कर्स के प्रति और आईएलओ के साथ कमिटमेंट के प्रति। दोस्तों, अब आते हैं इंडिया एंड आईएलओ के कोर कन्वेंशंस। बेसिकली इंडिया और आईएलओ में क्या रिलेशनशिप है, इंडिया ने कितने कन्वेंशंस रेटिफाई किए और कितने नहीं किए, और नहीं किए तो क्यों नहीं किए, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड why India has not ratified all convention।
just ratified 6 convention and not ratified 2 conventions. सो आईएलओ ने 8 कोर कन्वेंशंस बनाए हैं, आपको पता है, जो पूरे वर्ल्ड के लिए स्टैंडर्ड है। इंडिया ने 8 में से 6 कन्वेंशन रेटिफाई किए हैं। रेटिफाई का मतलब, भैया रेटिफाई का मतलब क्या होता है? बेटा वही रेटिफाई जब तुम पॉलिटी में पढ़ते हो, जब तुम पॉलिटी में लोकसभा, राज्यसभा ये सब पढ़ते हो तो उसमें होता है ना रेटिफिकेशन बाई हाफ नंबर ऑफ स्टेट्स, 50% ऑफ स्टेट्स, वैसा ही टाइप का। तो रेटिफिकेशन का मतलब बेसिकली है ऑफिशियली एक्सेप्ट करना और अपने देश में लागू कर देना। आईएलओ के जो कोर कन्वेंशंस थे उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट करना और अपने देश में लागू कर देना, इसी को कहते हैं रेटिफिकेशन, ऑफिशियली एक्सेप्ट करना। तो इंडिया हैज रेटिफाइड दिस 6 कोर कन्वेंशंस। आओ देखते हैं इंडिया ने 6 में से कौन से 8 कोर कन्वेंशंस रेटिफाई किए। पहला पहला कन्वेंशंस फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, कन्वेंशन नंबर 29। दूसरा कन्वेंशन अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 105, कन्वेंशन नंबर 105। तीसरा कन्वेंशन इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन, कन्वेंशन नंबर 100। अब चौथे कन्वेंशन पे आते हैं जो इंडिया ने रेटिफाई किया है, डिस्क्रिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन। सो ये कन्वेंशन नंबर 111 यानी कि 111। कन्वेंशन नंबर 5 मिनिमम एज कन्वेंशन, दिस इज कन्वेंशन नंबर 138 फॉर अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। इतने एज से नीचे वाले बच्चे चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। अब आते हैं कन्वेंशन नंबर 6, दैट इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ लेबर, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, दैट इज कन्वेंशन नंबर 182। तो सुनो दोस्तों, जो हमने आपको आईएलओ डिक्लेरेशन 1998 में 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए थे, जिसके अंडर 8 कन्वेंशंस थे, टोटल 8 कोर पर कन्वेंशन, 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस। उसमें से सिर्फ 6 कन्वेंशन इंडिया ने रेटिफाई किए, 2 नहीं किए। तो जो 6 कन्वेंशंस रेटिफाई किए थे, यानी कि 3 प्रिंसिपल्स को रेटिफाई किया था, 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल को, जो आईएलओ रिजोल्यूशन 1998 का था, सिर्फ 3 को रेटिफाई किया गया था। तो कौन सा भैया प्रिंसिपल को रेटिफाई नहीं किया था? तो भैया आईएलओ के फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन, बेसिकली फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग वाले प्रिंसिपल को इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया था। उसी प्रिंसिपल के अंडर हम बोलते हैं कि अनरेटिफाइड कोर कन्वेंशंस बाय इंडिया आर टू, दैट इज, स्क्रीन पे देखो दोस्त, अनरेटिफाइड कोर कन्वेंशन ऑफ इंडिया, कोर कन्वेंशन ऑफ आईएलओ बाय इंडिया इज sorry, freedom of association and protection of right to organize, कन्वेंशन नंबर 87। ये आया था 1948 में, ठीक है। और दूसरा कन्वेंशन जो इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया था, दैट इज राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, कन्वेंशन नंबर 98। तो बेसिकली कन्वेंशन नंबर 87 और कन्वेंशन नंबर 98 इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया, ठीक है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, 48 49 बहुत ज़्यादा। वैसे हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो आज़ाद के 1 साल बाद 1948 एंड 1949, थोड़ा सा कुछ रिलेट करके अगर याद कर सकते हो तो कर लो, बट आई विल नॉट रिकमेंड। ओके, अब ये आते हैं कि इंडिया ने ये कन्वेंशंस
ये जो 2 कन्वेंशन है इसे रेटिफाई क्यों नहीं किया? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट? तो दोस्तों, ये सब कन्वेंशंस वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन बचाने के लिए होते हैं। वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए होते हैं। बट फिर भी इंडिया ने इसे रेटिफाई क्यों नहीं किया? आइए देखते हैं। कन्वेंशन नंबर 87, जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू ऑर्गेनाइज 1948 वाला इंडिया इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया, और कन्वेंशन नंबर 98, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग 1949। सिंपल वर्ड में, C87 वर्कर्स को यूनियन बनाने की फुल फ्रीडम देता है, और C98 वर्कर्स को एम्प्लॉयर के साथ बार्गेनिंग करने का राइट्स देता है। तो ये तो भैया वर्कर्स के लिए तो बहुत बड़ी राइट है, बट स्टिल व्हाई गवर्नमेंट हैड नॉट रेटिफाइड दिस कन्वेंशंस? देखिए दोस्तों, रीजन बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए पहला रीजन ये है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर बेसिकली कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस है। तो पहला लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या है गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे, कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी रूल्स है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी रूल्स है। उनकी एसोसिएशन फ्रीडम लिमिटेड होती है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स की एसोसिएशन फ्रीडम लिमिटेड होती है। रीजन नंबर 2, जो लीगल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे, इज दैट नो राइट टू स्ट्राइक। उनको कोई राइट टू स्ट्राइक का राइट नहीं है। ठीक है, इंडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को स्ट्राइक करने का एब्सोल्यूट राइट नहीं है। This is the two reason. And third reason is they cannot openly criticize government policy. ऑफिशियल कंडक्ट रूल्स हमें पता है, बट क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं है। क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं होता। ठीक है। रीजन नंबर 4, गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट एक्सेप्ट foreign contributions freely. Government servants cannot accept foreign contributions freely. इजिली फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। गवर्नमेंट सर्वेंट इजिली फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। एंड द लास्ट रीजन व्हाई गवर्नमेंट सर्वेंट आर legally restricted, because they cannot join foreign organization. They cannot join foreign organization. इंटरनेशनल यूनियंस या बॉडीज ज्वाइन करना गवर्नमेंट सर्वेंट को अलाउड नहीं होता है। तो दोस्तों, हमने 5 रीजन पढ़े कि क्यों इंडिया ने उन 2 कन्वेंशंस को रेटिफाई नहीं किए। कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वाली की बात कर रहा हूँ मैं, C87 और 98 वाले की बात कर रहा हूँ मैं। समझ रहे होगे आप। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। रीजन नंबर 1 जल्दी से, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी रूल है पहला। रीजन नंबर 2, देयर इज नो राइट टू स्ट्राइक फॉर देम। एब्सोल्यूट कोई राइट टू स्ट्राइक नहीं उनके पास। और तीसरा नंबर, दे कैन नॉट ओपनली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी। एंड reason number 4, they cannot accept foreign contribution freely. And last reason is they cannot join foreign organization. So ओवरऑल इंडिया आईएलओ का पुराना और एक्टिव मेंबर है। इंडिया आईएलओ का पुराना और एक्टिव मेंबर है। मेजर कन्वेंशंस को फॉलो करता है। यार
8 में से 6 तो कन्वेंशंस फॉलो करते हैं ना। इतनी पॉपुलस कंट्री होने के बाद, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद, स्टिल इंडिया इज फॉलोइंग 6 आउट ऑफ 8 कन्वेंशंस ऑफ आईएलओ। लेकिन दो कन्वेंशंस, कन्वेंशन नंबर 87 और 98, 87 98, इंडिया ने जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से साइन नहीं किए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करो यार, सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। एक छोटा सा क्लिक होता है आपका, लेकिन मोटिवेशन मिलती है यार, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। और और वीडियोस बनाने का मन करता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन क्रक्स के साथ। बाय बाय।